अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक। हमने टॉपिक शुरू किया था सेलुलर रिस्पायरेशन, जो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। सेलुलर रिस्पायरेशन को बेटे मैं सारा समराइज़ करूँगी आज, और उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था कि सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक होती थी एरोबिक और एक कौन सी होती थी एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन वो थी जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही थी, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो थी जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। एन एरोबिक रिस्पायरेशन को बेटे हमने डिटेल से पढ़ा। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया कि फर्दर हमने एन एरोबिक रिस्पायरेशन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक आपके पास आती थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऐसे था ना, याद आया? फिर मैंने आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिटेल से पढ़ाया, और उसके बाद मैंने उन दोनों के दरमियान में जो मेन डिफरेंसेस थे बेटे वन बाय वन हमने वो सारे के सारे स्टडी किए। एनारोबिक रिस्पायरेशन के बाद हमने जो दूसरी सेलुलर रिस्पायरेशन थी बेटे वो स्टार्ट की, और उसको क्या हमने नाम दिया, डैट इज़ एरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन थी जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी। विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक अच्छा खासा लेंथी पूरा एक फिनोमेना था, और इसको हमने फोर मेन स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहला स्टेज हमारा क्या था, ग्लाइकोलिसिस था। दूसरा क्या था, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन था। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते थे। और लास्ट जो स्टेज था उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये चारों स्टेजेस जब हमने कंप्लीट किए, इन द एंड मैंने आपको एक और टॉपिक भी पढ़ाया, डेट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, और फास्फोराइलेशन में भी हमने यही पढ़ा कि कीमियो ऑस्मोसिस के अलावा भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एटीपी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, और इन द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर मैंने आपको टोटल जो एटीपी जनरेट हुआ था इस पूरे प्रोसेस में, एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल एटीपी जो मालिक्यूल्स जो बने थे वो सारे आपको डिटेल से पढ़ाए। डैट आर 36 इन नंबर, ऐसी यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमने पूरा रिस्पायरेशन का प्रोसेस बेटे कंप्लीट कर लिया, सेलुलर रिस्पायरेशन का। सेलुलर रिस्पायरेशन ख़त्म कर हो गया हमारा। बिफोर गोइंग टू अवर न्यू टॉपिक, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटे जो आपको करवाना चाह रही हूँ, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है। एक तो है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरी चीज़ आपको मैं करवाऊंगी कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना भी हमने कंप्लीट किया, सेलुलर रिस्पायरेशन का भी हमने कंप्लीट किया। इन दोनों फिनोमेनास में डिफरेंस क्या है ये भी आज के टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगी। और एक और बहुत मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी। देखो हम सारा इसमें हमने सारा पढ़ा ही यही है, जितने स्टेजेस थे, जितने स्टेप थे, सब स्टेप्स में हमारे पास क्या आ रहा था, एटीपी जनरेट हो रही थी। एंड पे हमने टोटल काउंटिंग भी एटीपी के मालिक्यूल्स की कर ली। तो ये जो एटीपी है, इस एटीपी की सेल को क्या फ़ायदा है, सेल के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए क्या बेनिफिशियल है एटीपी का, वो भी इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर हो गया? तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बेटे करवाऊंगी, वो आप लोग मेरे साथ साथ राइट करते जाएं, ताकि इन केस अगर आपके पेपर में आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बेटे आप लोग अपनी नोटबुक्स पकड़ें, अपने रजिस्टर पकड़ें, उन पे दो कॉलम्स आप बनाएं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इस स्क्रीन पे। ठीक है, एक कॉलम पे आप लोग मेंशन करोगे एरोबिक रिस्पायरेशन, AEROBIC, एरोबिक रिस्पायरेशन, RESPIRATION। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं एन एरोबिक, ANAEROBIC, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लियर? अब वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस राइट करेंगे। पहले आते हैं हम एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। एरोबिक रिस्पायरेशन, AEROBIC, एरोबिक रिस्पायरेशन occurs
occurs in the presence of ऑक्सीजन। सिंपल डेफिनेशन ही हमने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। और उसके ऑपोजिट हम क्या लिख देंगे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन oxygen. Number 2, found in all animals and plants, usually found in microorganisms. क्लियर। नंबर 3 पे बेटे आप लोग आओ। occurs inside the cell, the cell, इस केस में occurs anywhere, number 4 occurs in the cytoplasm and mitochondria. क्लियर। यहाँ पे क्या है, occurs only in cytoplasm. Next, number 5 occurs through glycolysis जो सारे स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व थे ना, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल जिसको कह सकते हैं, और दूसरा क्या था, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसिस, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कीमियोस्मोसिस। क्लियर बेटे। यहाँ पे क्या है, अकर्स थ्रू यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। क्लियर, नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर 6 पे, इट जनरेट्स (36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या था, जनरेट्स, ये मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, जनरेट्स 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक। नंबर 7
नॉन टॉक्सिक TO to the organisms. Toxic to high organisms. ठीक है। नंबर 8 पे बेटे आप क्या राइट कर सकते हो? एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हैं इनके। इस केस में क्या है? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ fermentation in yeast are ethanol and carbon dioxide. In एनिमल के केस में बेटे एंड प्रोडक्ट होता है। इन एनिमल एंड प्रोडक्ट इज, हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने क्या पढ़ लिए? डिफरेंसेस पढ़ लिए, फाइनल प्रोडक्ट पढ़े, नंबर ऑफ ये भी पढ़े, और ठीक है। और आप इसमें और भी हम थोड़े एक दो डिफरेंसेस मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक और भी आप लोग राइट कर सकते हो नंबर 9 में। सबस्ट्रेट is oxidized बेटे into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। क्लियर? मैंने आप लोगों को बेटे क्या राइट करवा दिया? मैंने आप लोगों को लिखवा दिए डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस किसके दरमियान में? एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान में। इनको एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं, दैन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो रिस्पायरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन फाउंड इन ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट। जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं सब में बेटे एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। और एन एरोबिक रिस्पायरेशन जनरली जो है ये किस में होती है? ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर यानी कि इनसाइड ऑफ द सेल होगी, जबकि एन एरोबिक अकर्स एनीवेयर। ठीक है। इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इट जनरली अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमने एरोबिक रिस्पायरेशन के बेटे मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोसेस पढ़ाए थे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल में हो रहा है, बाकी 3 जो स्टेजेस हैं वो कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। तो वही आपको बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, सिट्रिक एसिड साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एटीपी सिंथेसिस जिसको हम लोग कीमियो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है किसकी? पायरुवेट की। नेक्स्ट आता है एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 36 ATPs पर ग्लूकोज, यानी कि अगर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है तो उससे कितने ATP आएंगे? 36। लेकिन यहाँ पे
एनारोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ हमारे पास 2 ATP जो है वो आते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये साथ मेंशन ज़रूर करना है आपने, 36 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक टू ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, उनके लिए नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि कोई भी पॉइजन या कोई भी बैड इफेक्ट क्रिएट नहीं करते इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है बेटे, दिस इज़ टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स। जो हायर एनिमल्स हैं उनके लिए ये डेंजरस है, इसके प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनके एंड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बेटे जो यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स में एंड प्रोडक्ट कौन सा है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड है। फिर मैंने क्या लिख लिया कि सबस्ट्रेट इज़ ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और इस केस में एनारोबिक रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। वो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होती। ये हमने क्या कर लिए? हमने डिफरेंसेस लिख लिए एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के। अब बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यहाँ पे भी मैं आपको डिफरेंसेस ही मेंशन करवाऊंगी, लेकिन किस चीज़ के डिफरेंसेस बेटे? फोटोसिंथेसिस हमने कंप्लीट किया था, और हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ ली सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये आपके डिफरेंसेस पेपर में आते हैं, ये आपने मेंशन करेंगे हम। पहले की तरह बिल्कुल उसी तरह 2 कॉलम बनाओ, दोनों के यहाँ पे आप लोग नाम लिख लो और इनको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं ये बेटे मैं आपको भी राइट करवाऊंगी, 1 बाय 1 आप लोग राइट करते जाओ। फोटोसिंथेसिस is an anabolic process which synthesizes complex organic compounds. Complex organic compounds. क्लियर? इस केस में क्या होगा? सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। वो एनाबॉलिक था, ये क्या है? कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक प्रोसेस which degrades organic compounds. क्लियर बेटे? लिख लोगे? नंबर 2 पे हम क्या मेंशन करेंगे? यहाँ पे फाउंड, फोटोसिंथेसिस की बात करें, फाउंड ओनली इन क्लोरोफिल, CHLOROPHY क्लोरोफिल, ये सेल्स, ये सिर्फ क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होगी वहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फाउंड इन all the cells on earth, ठीक। नंबर 3 only occurs in light, occurs both in light and dark, full stop।
इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे, लाइट रिएक्शन। एंड dark reaction, and photolysis are 3 steps। ठीक है, इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग? हमने क्या लिखा था? ग्लाइकोलिसिस, कॉलिसिस, और क्या था बेटे आपका? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, CTC भी कह लेते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल। और हमने क्या पढ़ा था? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और क्या था इसमें? कीमियोस्मोसिस। आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बेटे हम इसका क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इनके जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि इधर M के बाद I भी आता है बेटे, MIE। ठीक है ना, MIO, और फिर आगे आपने ऑस्मोसिस लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग मेंशन करोगे यहाँ पे। हम लोग बहुत सारे रीजंस मतलब डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना आप लोगों को वो लिखवाऊँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनसे जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं, ताकि आपको समझ भी आए कि हम यहाँ पे राइट क्या करें हैं। नंबर 5 पे हम क्या मेंशन कर लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एंड वाटर, H2O आर यूटिलाइज, LIZET, यूटिलाइज, एंड ऑक्सीजन, ठीक है, O2 इज रिलीज। ठीक है, क्लियर है ना बेटे? ये तो हमने पढ़ा था ना, ऐसे ही था। और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिवर्स हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज्ड। नंबर 6 पे आप लोग क्या राइट कर सकते हो? यहाँ पे क्या हम मेंशन करेंगे? नंबर 6 पे केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड। इस केस में क्या होता है? एनर्जी इज लिबरेटेड in form ATP। क्लियर बेटे? नंबर 7 पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं? ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड। क्लियर? और इस केस में क्या होता है? ड्राई वेट of the organism is decreased। नंबर 8 पे आप लोग क्या मेंशन करोगे? लाइट एनर्जी इज converted into
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया, आपको पूरा लिख लेना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमने मेन यहाँ पे कर लिए, ठीक है। और भी इसके डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। CHLORO क्लोरोप्लास्ट, मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग पूरा लिख दो। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, जबकि ये कहाँ पे होती है, इन साइटोप्लाज्म एंड क्या था बेटा, अभी मैंने बताया था आपको, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, DRIA, माइटोकॉन्ड्रिया और इन आल सेल, ठीक है। और हमने क्या इसमें फोटोसिंथेसिस जो है ना बेटे, इसका क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डे में हो रही, लाइट में हो रही थी, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ डे में होगी, ओनली इन डे टाइम, ठीक है। और ये क्या है, ऑल द टाइम, ठीक। ये हमने क्या कर लिया, मैंने आपको राइट करवा दिए बेटे मेन डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। हमने फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे जो मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवाए हैं, इनको मैं एक दफ़ा रीड आउट कर दूँ ताकि अगर कोई यहाँ पे डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है तो आपको समझ आ जाए। नंबर 1 डिफरेंस में मैंने क्या मेंशन किया, फोटोसिंथेसिस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस विच सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक में क्या होता है कि न्यू चीज़ें फॉर्म होती हैं, नई चीज़ों का बनना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बेटे एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है ये, कैटाबॉलिक है। और ये क्या था, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, बड़े बड़े कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होता है और वो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच डिग्रेड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसमें बिगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इट इज़ फाउंड ओनली इन क्लोरोफिलस सेल। ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो तमाम के तमाम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो लोअर हैं चाहे वो हायर हैं, सब में जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस बेटे होता है। नंबर 3 में हमने क्या लिखा, इट अकर्स ओनली इन लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो रिक्वायर्ड है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ लाइट में होगा। जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो लाइट में भी होता है और डार्क में भी होता है। उसके लिए सनलाइट जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, होगी तब भी वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर सनलाइट नहीं होगी तब भी सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एंड फोटोलिसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 मेन तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एंड फोटोलिसिस। सेलुलर रिस्पायरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल। बेटे ये सिट्रिक एसिड साइकिल मैंने लिखा है एब्रीवेशन करके। ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कीमियो ऑस्मोसिस यानी कि ATP सिंथेसिस। ये सारे स्टेप्स हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व हैं और हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर यूटिलाइज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ किए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। यहाँ पे बेटे इसका रिवर्स हो गया। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। रिवर्स हैं दोनों के एक दूसरे के। यहाँ पे क्या है कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ पे क्या है एनर्जी इज़ लिबरेटेड। यहाँ पे स्टोर होती है, वहाँ पे रिलीज़ होती है, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज़ इंक्रीज। यहाँ पे प्लांट का ड्राई वेट इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनका ड्राई वेट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट लाइट एनर्जी लेते हैं, कहाँ से, सनलाइट से लाइट एनर्जी लेते हैं और इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में कर देते हैं कन्वर्ट इस एनर्जी को। जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। किस में हो रही है, किस सेल ऑर्गेनेली में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बेटे प्रेजेंट होती है, तो इट अकर्स ओनली इन क्लोरोप्लास्ट। जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और इन आल सेल कहीं भी जो है वो हो सकती है। इट अकर्स ओनली इन डे टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होगा जब सनलाइट अवेलेबल होगी, ठीक है, और नाइट में ये नहीं होगा। लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो एट ऑल टाइम जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो आज के टॉपिक में बेटे, आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमने एटीपी कंप्लीट किया था, मैं आप लोगों को एटीपी की इंपॉर्टेंस सारी जो है वो समझाऊंगी भी और उसके पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह मैं लिखवाऊंगी, क्योंकि आपकी बुक में एटीपी की इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी जो है बेटे वो नोट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर लेना आपने और इनको लर्न करना है। अल्लाह हाफ़िज़।